Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we'll continue our important MCQ series of political science, part 6. I hope you have seen all previous parts. So without any delay, let's continue our part 6. Our first question is, which of the following is not included under Shatguna of 6 foreign policies of Kautilya? इनमें से कौटिल्य ने जो फॉरेन पॉलिसीज़ दी थी 6 शतगुना के अंडर, कौन सा वो इंक्लूडेड नहीं है? तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए है संधि, ऑप्शन बी व्यवहारा, ऑप्शन सी संश्राय, ऑप्शन डी विग्रह. तो कौटिल्य ने शतगुना के अंदर 6 फॉरेन पॉलिसीज़ दी थी, जिनमें कि ऑप्शन बी व्यवहार इंक्लूडेड नहीं है. तो हम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौटिल्य ने कौन सी 6 फॉरेन पॉलिसीज़ दी थी. इन 6 पॉलिसीज़ को उन्होंने शतगुना बोला था, जो कि 6 पार्ट्स में डिवाइडेड था. फर्स्ट जैसे कि है संधि. संधि मतलब पॉलिसी ऑफ कोएग्जिस्टेंस, मतलब राजा को कैसी फॉरेन पॉलिसी अपनानी चाहिए अपनी स्टेट के लिए. फर्स्ट ऑप्शन इज़ संधि. सेकंड है विग्रह. विग्रह मतलब पॉलिसी ऑफ हॉस्टिलिटी या फिर वार. थर्ड है असाना, मतलब न्यूट्रलिटी या फिर एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे ना तो पीस है ना वॉर है, मतलब एक न्यूट्रल सिचुएशन. ऑप्शन 4 यना, विच इज़ पॉलिसी ऑफ मार्चिंग या फिर डायरेक्ट वॉर. फिफ्थ इज़ समश्राया, पॉलिसी ऑफ सीकिंग अलायंस. एंड सिक्स्थ इज़ द्विधि भावा, मतलब पॉलिसी ऑफ डबल डीलिंग या फिर मेकिंग पीस विद वन एंड एंड विद अदर. तो इसमें से हमें पता है कि जो ये क्वेश्चन था व्यवहारा इंक्लूडेड नहीं है, बाकी तीनों फॉरेन पॉलिसी के पार्ट हैं. व्यवहार हमारा सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रेडिट फॉर प्रीचिंग द लीगल थ्योरी ऑफ राइट गोज़ टू. लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स मतलब राइट्स की जो लीगल थ्योरी को स्प्रेड करने का, प्रीच करने का क्रेडिट किसको जाता है? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी ग्रोशस, ऑप्शन सी बेंथम या फिर ऑप्शन डी ऑस्टिन. तो हमें पता है कि लीगल थ्योरी को प्रीच करने का क्रेडिट जाता है ऑप्शन डी ऑस्टिन को. तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौटिल्य मेंशन्ड विजिगिषु एज किंग इन हिज राजमंडला. कौटिल्य ने विजिगिषु को कैसे मेंशन किया है राजमंडला में, मतलब उसको क्या बोला है, किस नाम से डिनोट किया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं. हु वुड बी कॉन्करर, ऑप्शन बी हु वॉज एनिमी, ऑप्शन सी हु वॉज द एली ऑफ द कॉन्करर, ऑप्शन डी द एली ऑफ द एनिमीज एली. तो हमें पता है कि जो कौटिल्य हैं उन्होंने विजिगिषु राजा को बोला है पहली बात तो, मतलब राजा के लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो है विजिगिषु, और उनको बोला है वन हु वुड बी कॉन्करर, जो दूसरों को जीतने वाला होगा. ठीक है, तो विजिगिषु का मीनिंग है हु वुड बी कॉन्करर, जो कि दूसरों को जीतेगा, वही होगा विजिगिषु कौटिल्य के अकॉर्डिंग. सो ऑप्शन ए वुड बी अ राइट आंसर. नेक्स्ट इज हु सेड किनशिप क्रिएट्स अ सोसाइटी एंड सोसाइटी एट लेंथ क्रिएट्स द स्टेट. ये किसने कहा है कि जो किनशिप है सोसाइटी को क्रिएट करती है और सोसाइटी आगे जाके स्टेट को क्रिएट करती है? तो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए गेटल, ऑप्शन बी मैकाइवर, ऑप्शन सी लास्की या फिर ऑप्शन डी गार्नर. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैकाइवर. यह स्टेटमेंट मैकाइवर की है कि किनशिप क्रिएट सोसाइटी एंड सोसाइटी एट लेंथ क्रिएट्स स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म टेरिटोरियल वाटर मीन्स. टेरिटोरियल वाटर जो टर्म है इसका क्या मीनिंग है? ऑप्शन ए वाटर इनसाइड द कंट्री, जो कंट्री के अंदर वाटर होता है जितना भी, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर. ऑप्शन बी व्हाट इज़ सिक्योर्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज़, जो दूसरी कंट्रीज से सिक्योर करके रखा है वो है टेरिटोरियल वाटर. ऑप्शन सी वाटर सप्लाई टू अदर कंट्रीज़, जो दूसरी कंट्री को हम सप्लाई करते हैं वाटर, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर. या फिर ऑप्शन डी वाटर ऑफ द सी क्लोज टू द कोस्ट ऑफ द कंट्री, वो पानी जो कि समुद्र के तट के नज़दीक होता है और कंट्री के मतलब कंट्री के कोस्ट पे होता है. जो समुद्र का तट मान लो किसी कंट्री को टच करता है तो उसको जो नज़दीक वाला पानी होता है उस सारे को टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं.
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाटर ऑफ द सी क्लोज टू द कोस्ट ऑफ द कंट्री। मतलब एक कंट्री के जो समुद्री तट है उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक जो पानी होता है उसको हम टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। तो ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मार्क्स द वैल्यू ऑफ गुड इज डिटरमाइंड बाय। मार्क्स के अनुसार एक वस्तु की वैल्यू हम किससे पता लगा सकते हैं? ऑप्शन ए लेबर, ऑप्शन बी लैंड, ऑप्शन सी कैपिटल या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि मार्क्स ने लेबर को बहुत इम्पॉर्टेंट माना है। तो जो एक वस्तु की कीमत है हम लेबर से डिटरमाइन कर सकते हैं मार्क्स के अनुसार। तो ऑप्शन ए लेबर विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज एडवोकेटेड बाय। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला प्रिंसिपल था ये किसने दिया था? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी जे.एस. मिल या फिर ऑप्शन डी एडम स्मिथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रिंसिपल दिया था। इसका मतलब है कि जो फिट है इस वर्ल्ड में रहने के वो ज़्यादा लंबे समय तक वही टिक पाएगा। तो ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर वाज एडवोकेटेड बाय। जो ये प्रिंसिपल है ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ये किन्होंने दिया था? ऑप्शन ए आइडियलिस्ट, ऑप्शन बी मार्क्सिस्ट, ऑप्शन सी इंडिविजुअलिस्ट या फिर ऑप्शन डी यूटिलिटेरियनिस्ट ने। तो हमें पता है कि ये जो ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर का प्रिंसिपल था ये यूटिलिटेरियनिस्ट ने दिया था। ये किसने दिया था ये मुझे आप क्या कमेंट्स में लिख कर बताओगे। तो ऑप्शन डी यूटिलिटेरियनिज्म हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म इज। लिबरलिज्म का मतलब उदारवाद का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? ऑप्शन ए इंडिविजुअल फ्रीडम, ऑप्शन बी सोशल जस्टिस, ऑप्शन सी इक्वालिटी या फिर ऑप्शन डी नेशनलिज्म। तो हमें पता है कि जो लिबरलिज्म है उदारवाद है इसका मेन प्रिंसिपल है इंडिविजुअल फ्रीडम। ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम देना चाहते हैं इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज़ रिपोर्टेड टू द। जो एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट होती है वो किसको दी जाती है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी लोकसभा। तो इसका सही आंसर है जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट होती है ये सबमिट की जाती है लोकसभा में, लोकसभा के स्पीकर को। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्जेक्ट ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट एंजॉयज एक्सक्लूसिव पावर्स आर गिवन इन। वो सब्जेक्ट जिन पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनका एक्सक्लूसिव राइट है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही उस पर लॉज बना सकती है, उसमें यूनियन गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। तो वो कौन सी लिस्ट में इंक्लूडेड है सब्जेक्ट? ऑप्शन ए कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी यूनियन लिस्ट या फिर ऑप्शन डी रेजिड्यूरी लिस्ट। तो वो सब्जेक्ट जिन पे स्टेट गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव राइट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उन सब्जेक्ट पे लॉज बना सकती हैं, वो सारे सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। तो ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉलिसी कट। एक पॉलिसी कट क्या होता है? ऑप्शन ए इज़ रिड्यूस्ड टू डिमांड टू रिवन, ऑप्शन बी इज़ टू अप्रूव द पॉलिसी अंडरलाइन द डिमांड इज़ सेम एज द इकोनॉमी कट, ऑप्शन डी डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। तो पॉलिसी कट क्या होता है कि जो भी डिमांड्स रखी जाती हैं पार्लियामेंट के सामने बजट में, तो जो पार्लियामेंट है वो सारी डिमांड्स नहीं फुलफ़िल कर सकती, उसको अपने एक्सपेंडिचर के हिसाब से उन डिमांड्स में एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं कि कौन कौन सी डिमांड माननी है या किस डिमांड्स को कट करना है। तो उस हिसाब से एक पॉलिसी कट उसको बोलते हैं। तो जो डिमांड्स में या ग्रांट्स में जो भी वो कट करते हैं, जो भी रिड्यूस करते हैं वो पार्लियामेंट, तो उसको पॉलिसी कट बोलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए भी हो सकता है, लेकिन इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है ऑप्शन बी इज़ टू डिसअप्रूव द पॉलिसी अंडरलाइन द डिमांड। तो जो डिमांड है या फिर डिमांड ऐसी कोई पॉलिसी या डिमांड्स की या ग्रांट की, उसको डिसअप्रूव करना या फिर उसमें कोई किसी तरह की कटौती करना, उसमें कोई कम करना, तो उसको बोलेंगे एक पॉलिसी कट। ये पॉलिसी कट भी 3 तरह के होते हैं, पॉलिसी कट और इकोनॉमिक कट या फिर एक और होता है टोकन कट। तो पॉलिसी कट में जो डिमांड्स या फिर ग्रांट्स होती हैं उनमें
कट किया जाता है, उनको कम किया जाता है या फिर उनको डिसअप्रूव कर दिया जाता है। पार्लियामेंट अपने हिसाब से ये करती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज शिमला एग्रीमेंट वाज जॉइंटली साइंड बाय। जो शिमला एग्रीमेंट था वो जॉइंटली किसके द्वारा साइन किया गया था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान, या फिर ऑप्शन डी मोरारजी देसाई एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो हमें पता है कि जो शिमला एग्रीमेंट है ये 1972 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इंदिरा गांधी जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी और जुल्फ़िकार भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। जो 1971 की इंडो पाक वार हुई थी उसके बाद ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज रूलर्स आर नोन एज ज़ार। किस कंट्री के रूलर्स को ज़ार कहा जाता था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी बेल्जियम, या फिर ऑप्शन डी रशिया। तो जो ज़ार कहा जाता था वो रशिया के रूलर्स को कहा जाता था। तो ऑप्शन डी जो रशिया है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब्राहम लिंकन वाज इलेक्टेड द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन। इब्राहिम लिंकन यूएसए के 16th प्रेसिडेंट कब इलेक्ट हुए? ऑप्शन ए 1862, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1893, या फिर ऑप्शन डी 1801। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1860। इब्राहिम लिंकन यूएसए के 16 प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए 1860 में। तो यही थे आज के 15 क्वेश्चंस। आई होप दिस क्वेश्चंस आर यूजफुल फॉर यू। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। गिव योर प्रेशियस फीडबैक इन कमेंट सेक्शन. Stay tuned for the next video. Thank you. Thanks for watching.